जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखोगे जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था मैथ में क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए था वास्तविक संख्या। आज की वीडियो में जो आप सीखोगे वो ये देखोगे आखिर अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। दोस्तों, आज आप इस कदर समझोगे इसको कि आपने पहले कभी सीखा ही नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, बस डेली की तरह इस वीडियो को भी एंड तक वॉच कीजिए और आप सीख जाओगे आधारभूत प्रमेय। तो देखते हैं आखिर ये आधारभूत प्रमेय होती क्या है। दोस्तों, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने ये प्रमेय दी, तो क्या हम ऐसे ही मान लेंगे? हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। क्या इस प्रमेय वास्तविक जो यहाँ पर ये जो प्रमेय लिखी हुई है, कौन सी प्रमेय लिखी हुई है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। हम इसको सत्य क्यों माने? आखिर आप मानोगे, कैसे मानोगे? यहाँ पर प्रूव करके देखेंगे, उसके बाद मानेंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, आप पहले कर चुके हो, तो आप सोचोगे क्यों, मैंने तो पहले कभी नहीं की। लेकिन दोस्तों, आपने किया तो है, लेकिन नाम क्लास 10th में देखा है। आखिर ये सब मैं क्या बोल रहा हूं आप सब समझोगे। दोस्तों, ये बताइए, आपने जब क्लास 7th 8th या 9th में पढ़ा होगा तब आपने कुछ अभाज्य गुणनखंड सुने होंगे, ऐसा कुछ देखा होगा कि आप किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने को कोई कहता था, यानी बुक में जब प्रश्नावली होती थी तब आप देखते थे कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक उसी प्रकार ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, पढ़िए दोस्तों। प्रत्येक भाज्य संख्या को, क्या दोस्तों? प्रत्येक भाज्य संख्या को। अब आप पूछोगे ये भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या ये होती है दोस्तों वह संख्या, कौन सी संख्या? वह संख्या जिसको स्वयं को और एक से छोड़कर, वह संख्या जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग चला जाता है, तो हम उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों 9 को ले लीजिए। अगर हम 9 में 9 को छोड़ दें और 1 को छोड़ दें, और इसमें किसी और संख्या का भाग देख के देखिए, चला जाएगा? जी हाँ, चला जाएगा। 3 का भाग चला जाएगा। 3 3 या 9। तो आपने यहां से देख लिया कि भाज्य संख्या वह संख्या होगी जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग्य चला जाता है, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन आप पढ़ोगे ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, और आज आप ये भी देखोगे प्रश्नावली, जो नई बुक है आपकी, मैं दोस्तों जो नई बुक होने वाली है क्लास 10th की एनसीईआरटी की 2023-24 की, उसमें प्रश्नावली 1.1 का हल भी देखोगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको पढ़ते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं दोस्तों? वो देखो कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको हम प्रत्येक अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आराम से सीखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि आज आपको आधारभूत प्रमेय के साथ खेलना है। वो ये कह रहा है दोस्तों, प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक, चाहे कोई सी भी भाज्य संख्या हो, लेकिन होनी चाहिए भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनफल को व्यक्त कर सकते हैं, और तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम में बिना अद्वितीय होता है। ये अद्वितीय का सिस्टम क्या है वो भी समझोगे। लेकिन अब मैं इसको क्या करूंगा दोस्तों, प्रैक्टिकल करूंगा, क्या ये जो कुछ लिखा है वो सही है या गलत। दोस्तों, अब मैं एक भाज्य संख्या ले रहा हूं यहाँ पर 30। भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? वह संख्या जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी से भाग चला जाता है, तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। तो इसमें हम 30 से भाग नहीं देंगे और 1 से भाग नहीं देंगे, उसके बाद जितने से भाग जाएगा उसी से देंगे। तो दोस्तों, आप इस तरीके से करना जानते ही होंगे। तो यहाँ पर भाग दे के देखो, अगर हम इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। और देखो दोस्तों, अगर हम इसमें 3 का भाग दे दें तो कितना आ जाएगा? 5। और इसमें 5 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए दोस्तों? 2, 3, 5। अब आप एक चीज देखो, जो ये 2 है और ये 3 और ये 5 है, क्या ये एक सम संख्या है? क्या ये एक भाज्य संख्या है? नहीं दोस्तों, ये अभाज्य गुणनखंड है। कैसे गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड। तो हमारी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी प्रत्येक भाज्य संख्या का गुणनखंड, मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये एक भाज्य संख्या थी और हमने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। अब देखो दोस्तों,
यहां से एक चीज सीख लो, ये जो अभाज्य गुणनखंड, ये जो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लिखे हुए हैं, ये दोस्तों आप देख रहे होगे आरोही क्रम में है। कैसे क्रम में? आरोही क्रम में। यानी दोस्तों कोई भी अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर अद्वितीय नहीं है, मतलब कोई दूसरा नहीं है, एक ही है। ये भी आप सीख गए होगे। आपने कहा नहीं हम एक एग्जाम्पल से सेटिस्फाई नहीं होंगे, हमें दूसरा एग्जाम्पल चाहिए, तो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। दोस्तों आप ले लो 625 को। अब इसमें हम एक का भाग नहीं देंगे और 625 का भाग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमें भाज्य संख्या को सिद्ध करना है। 625 ये एक भाज्य संख्या है, तो ये किससे जाएगी दोस्तों? देख लेते हैं हम इसको किससे जाएगी। ये जाएगी 5 से, तो 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, 5 25, और फिर 5 से चला जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से चला जाएगा 5 25, फिर 5 से चला जाएगा 5 एकम 5। तो दोस्तों ये देखा आपने 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये देखो अभाज्य गुणनखंड है। यानी दोस्तों आप अब इसका प्रैक्टिकल स्वयं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जो ब्रह्मांड में जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी भाज्य संख्याएं दोस्तों, उनके अभाज्य गुणनखंड निकाले जा सकती है, मतलब उनको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मैंने दो संख्याओं को आपके सामने प्रूव कर दिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हमारी प्रश्नावली जो है हम उसको समझेंगे। तो दोस्तों आप अच्छे से सीख गए हो कि ये क्या सिस्टम था अंकगणित आधारभूत प्रमेय का। इसको दोस्तों अगर मैं सिंपल शब्दों में कह दूं, अब तक जो मैंने समझाया वो ये है मेरे प्यारे साथियों, कि मैं ये कहना चाहता हूं, मैं क्या ये आधारभूत प्रमेय ये कहना चाहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। बस यही है ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब दोस्तों आप अगर इस टाइम 2023-24 के बोर्ड एग्जाम में दोगे पार्टिसिपेट, यानी बोले तो दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम दोगे 2023-24 का, तो इसमें से दोस्तों आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है यानी कि प्रश्नावली 1.1 वो ये होगी, जिसमें आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन ये दिया होगा दोस्तों, पहला अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बात वही आ गई। अब इसमें दिया होगा दोस्तों कि आपको पूछा गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हैं दोस्तों? आपको अभाज्य गुणनखंड। अब ये आखिर अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं वो भी देखोगे। अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड लेने हैं, हमें कोई और किसी संख्या के नहीं लेने हैं। तो दोस्तों आपकी प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहला ही संख्या जो है वो आपकी 140 होगी। कौन सी दोस्तों? 140। अब दोस्तों 140 को आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो दोस्तों आपको इस तरीके से दो खाने बना लेने हैं। आपको क्या करने हैं? इस तरीके से दो खाने बना लेने हैं। इसके बाद मैं दूसरा भी तरीका बताता हूं, पहले ये देख लीजिए जो बुक में है। तो आपको पहले इसमें देना है सबसे, दोस्तों जब भी आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो आपको पहले सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है उसका भाग देना होगा, उसके बाद फिर उससे बड़ी देखिए, उसके बाद उससे बड़ी देखिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये अभाज्य संख्या क्या है। तो दोस्तों आपने क्लास 5th में भी पढ़ा होगा, 6th में भी पढ़ा होगा, 7th 8th 9th 10th में अगर नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा भी है तो भी अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो और अच्छी बात, क्योंकि मैं बताने के लिए आया हूं। तो दोस्तों आपकी अभाज्य संख्या वह संख्या होगी जिसमें क्या होगा दोस्तों, एक से भाग जाएगा और स्वयं का भाग जाएगा, अन्य किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, वो आपकी अभाज्य संख्या होगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो दोस्तों होती है वो आपकी 2 होती है। 2 एक समवी संख्या है और एक अभाज्य संख्या भी है। डोंट माइंड, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो दोस्तों आपने सबसे छोटी अभाज्य संख्या को भाग देना है 140 से। तो यहाँ पर दोस्तों 2 से भाग दो। किससे? 2 से। तो 2 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 70। कितना आ जाएगा दोस्तों? 70। अब जो ये 70 आए हैं इसको फिर यहाँ पर क्या कर लो? कैद। इसको कैद कर लोगे, फिर इसके 2 टांगे निकाल दो, I mean 2 एरो कर दो। जब आप कर दोगे फिर यहाँ से दोस्तों आप देखो, फिर छोटी से ही भाग देना है, फिर आपको 2 से भाग दे दो। तो 2 से भाग दोगे तो 2 3 6 2 5 10, कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। और फिर ये जो यानी जो दोस्तों राइट हैंड साइड में आता है उसको आपको ब्रैकेट में बंद कर देना है, फिर ऐसे कर दो। फिर आप कर दोगे, फिर यहाँ से आप किसको, आप देखो दोस्तों किससे भाग देने जाएगा। अब इसके बाद 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है 3। कौन सी आती है? 3। क्या 3 का भाग जाएगा 35 में? एकदम 3 नहीं 30, यानी 3 का भाग नहीं जाएगा 35 में। देखो दोस्तों अंकों का योग कर लिया करो, 5 3 8। अब 8 अगर 3 से विभाजित होगा तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, अन्यथा की स्थिति पे नहीं होगी, जैसा कि आपको पता होगा।
अब ये 35 3 से नहीं जाएगा, क्या 5 से चला जाएगा? जी हाँ, 5 सत्तू 35, तो ये 5 से चला जाएगा। अब ये कितना आ गया? 5 सत्तू 35। अब 7 को आप फिर से कर लो, अब 7 को भाग दोगे तो 7 एकम 7, क्या आ जाएगा दोस्तों? 7 एकम 7। अब 1 का भाग दे दोगे तो 1 1 आ ही जाएगा। यानी ये चीज आपने देखी, ये तरीका था। तो दोस्तों जितने भी RHS यानी RS सेट पर ये जितने भी पद हैं, ये तो यही आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये अतः दी गई संख्या के, अब आप लिख सकते हो यहाँ पर, अतः दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गए दोस्तों इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड। एक ये तरीका था। अब दूसरा हम लेंगे किसको? 156 को, और उसको इसी तरीके से नहीं, अब दूसरे तरीके से हल करेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में इसी तरीके से करना होगा जो आप आसानी से कर लोगे। अब प्रश्नावली 1.1 का जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है ये 156 वाला, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये 156 वाला देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 156। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक इस तरीके से कर लेना है और एक इस तरीके से करना है। मैंने आपसे कहा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। तो 2 का भाग दीजिए, 2 सत्ते 14, बच्चा 1 2 8 16 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? फिर 2 से ही दे दीजिए क्योंकि चला जाएगा कहीं समय। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, क्या एक बार और जाएगा? जी हाँ दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 30 6, 2 नीम 18। उसके बाद मैंने बताया था अब 2 से जाएगा नहीं, तो इसके बाद भाज्य संख्या कौन सी है? 3। 3 का भाग इसमें चला जाएगा, देखो 3 एकम 3, 3 त्रिकोण 9 चला गया। अब देखो 3 के बाद 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट 13 से जाएगा, तो 13 कर दे। तो अब ये 156 संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों? वो देखो, आप नीचे लिख सकते हो, अतः दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2, 2 3 13, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये क्या हो गए? दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये आपने प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया होगा। अब आप अपनी बुक में देखोगे दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 जो है आपकी, उसमें 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें दोस्तों 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब ये 3825 और 5005 और आपको 7429 का स्वयं करना होगा। जो बड़े हैं उसे आप करोगे और जो छोटे हैं उसे मैं करूंगा। यानी दोस्तों मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, रिस्क करना, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको गणित नहीं आएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड की विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये भी बहुत ही मस्त है, ये भी दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि थी, लेकिन क्या होता है वो देखिए। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करेंगे। जो आपकी बुक में सेकंड नंबर पे है, क्या है वो दोस्तों? जो सेकंड नंबर पे होगा क्वेश्चन, सेकंड नंबर प्रश्नावली 1.1 का सेकंड क्वेश्चन ये होगा, अभाज्य गुणनखंड की विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने, जिसमें से 25 और 26 और 91 होगा। इसमें से दोस्तों सेकंड का जो फर्स्ट होगा वो ये होगा 26,91। अब इसमें क्या करना होगा दोस्तों? पहले में इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। क्या करने होंगे? यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो हाई, तो पहले क्या लोगे? 26,91 लिख लो। अब हमें प्राप्त है, इस तरीके से ही लिखोगे दोस्तों। हमें प्राप्त क्या है वो आपको जानते ही होगे, हमें प्राप्त है ये लिखोगे आप, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। हमें प्राप्त है 26, तो दोस्तों 26 को हम क्या लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे देख लो, करके देख लो। 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 13 और 13 एकम 13, क्योंकि और किसी से जाएगी ना, तो 2 इंटू 13 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 13। अब उसके बाद 91 को देख लो, 91 यहाँ पे लिख लेते हैं 91 के क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लो दोस्तों 91 का करके, तो 91 3 से जाएगा, 3 त्रिकोण 9 और यानी नहीं जाएगा, तो 91 किससे जाएगा दोस्तों? 7 से। देखो 7 एकम 7 बचे 2, 7 यहाँ 21, 13 एकम 13, तो ये कितना हो गया दोस्तों? 7 इंटू 13। ये हो गया 91 के गुणनखंड। अब देखो, अब अतः यहाँ पे अतः ना लिखो, अब लासा एलसीएफ, अब लिखो एचसीएफ बराबर। अब देखो दोस्तों आपको क्या करना होगा, जो एचसीएफ होता है वो, अब जैसे ये दोनों फैक्टर हैं, ये यहाँ पे गुणनखंड निकल गए,
इनमें से जो सबसे छोटी घात वाला, इसकी भी घात 1 है, 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 आपको पता होगा। अब इसमें आप HCF ज्ञात कैसे करोगे, बिल्कुल छोटी सी बात है, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। ये बात है कि दोस्तों अब आप इसमें ज्ञात करना है आपको HCF, क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको इसमें HCF ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें जो HCF वह संख्या होती है जिसमें सबसे छोटी घात हो और दोनों में मिलनी चाहिए, यानी दोनों में उभयनिष्ठ सबसे न्यूनतम घात ही उस संख्या का HCF होती है। तो देखो इसमें 2 और 7 कॉमन नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, इसे तो लिखेंगे ही। दोस्तों 13 इसमें भी है, 13 में इसमें भी है, और न्यूनतम घात 1 है, यानी दोस्तों इसका जो हो जाएगा 13 की घात ही, यानी इसका जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 13, यानी इसका HCF 13 हो गया। अब लासा, अब LCM बराबर, देखो LCM बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो अब LCM ये होता है दोस्तों दोनों संख्याओं की फैक्टर में से सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात है पहले उसको लिख लो। सबसे बड़ी घात क्या है दोस्तों 13, 13 यानी 13 की घात 1, उसको भी लिख लो, और जो कुछ बचा है उसको भी लिख लो, यानी 2 × 7 बचा है। अब दी गई संख्या का ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा LCM। तो 13 दूनी 26 हो जाएगा इंटू, ये ऐसे करा करो दोस्तों, 13 7 91, 91 का गुणा 2 में कर दो, तो 2 एकम 2 और 2 निम 18, यानी इस संख्या का जो LCM हो जाएगा वो 182 हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे अभाज्य गुणनखंड की विधि से LCM तथा HCF निकालना। ये अब दोस्तों आपको इसमें एक सवाल थोड़ी ना दिया गया है, इसमें दिया है 510, 92, 336 और 54। ये क्या है दोस्तों, आपको स्वयं करने होंगे। अब इस प्रश्नावली में 2 क्वेश्चन बचे हैं, जो सेकंड ये 510, 92 और 336, 54 जो आपको स्वयं करने होंगे। क्या करने होंगे, जो आपको स्वयं करने होंगे दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज है, और इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे जो इस प्रश्नावली बसेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। एक चीज और देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, मैंने एक एक तरीका बता दिया आपको ये किस टाइप से होंगे, और मैं सबको साफ कर दे रहा हूं। और ये जितने भी क्वेश्चन है आपको करने हैं, और ये प्रमेय याद रखनी चाहिए कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कह रही थी प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकती है। अब दोस्तों मैं ये कह रहा हूं, पता है इसमें क्या है, अगर ए बी कोई संख्या है, a, b एक संख्या है, ये भी इसी से परस्पर संबंध खाता है। ए बी कोई संख्या है, क्या दोस्तों, अगर ए बी कोई संख्या है, यानी ए मान लेते हैं 4 और बी मान लेते हैं 6। तो अब एक बात सीखिए, जो ए बी संख्या है, ए और बी 2 संख्या है, तो अगर दोस्तों हम इसका गुणा करते हैं a इंटू बी, अगर हम इनको a इंटू बी करें तो ये बराबर होगा इनके HCF इंटू LCM के। ये बात समझ में आई, नहीं आई, फिर देखिए दोस्तों मैं ये कह रहा हूं, अगर a, b कोई संख्या है तो इनका जो लासा और मासापा होगा वो बराबर होगा इनके दोनों संख्याओं के गुणनफल के। क्या आप लोग समझ पाए, ये है। जैसे मान लो दोस्तों a, b कोई संख्या है, अगर हम इनका गुणा कर देते हैं तो हमें ये इनके लासापा और मासापा के गुणनफल के बराबर होगा, यानी LCM इंटू HCF के बराबर होगा। ये मैंने क्या कह दिया, देखो प्रूव करते हैं। 4 और 6 दोस्तों, 4, 6 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 24, कितना मिलेगा 24। अब हमें 4, 6 का पहले निकाल लो HCF। तो दोस्तों आपने ऐसे निकालने की ये भी भाग विधि भी सीखी होगी। 4 एकम 4, बचा कितना 2, तो 2 का भाग आप 4 में दे देंगे, 2 दूनी 4, तो ये कितना बचा 2, यानी इसका HCF कितना आ गया दोस्तों, इसका HCF आ गया 2। इसके बाद LCM निकालो, तो LCM 4, 6 इस तरीके से निकाल लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों 3 1 1, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12, LCM कितना आ गया 12 LCM। अब दोस्तों हमारे पास 2 संख्या थी ए बी, यानी ए कितनी है 4 इंटू बी कितनी है 6, 4 इंटू बी बराबर। अब LCM कितना निकल के आया 12, LCM कितने निकल के आया 12, और दोस्तों HCF कितना निकल के आया है 2, LCM निकल के आया 12 और HCF कितना निकल के आया है 2। अब दोस्तों एक चीज देखो, वो क्या देखोगे, 6 चाकू 24 बराबर 12 दूनी 24। तो आपने देखा दोस्तों, यानी 2 कोई धनात्मक पूर्णांक है a, b, अगर हम उनका गुणा कर दें तो हमें उन संख्याओं के LCM तथा HCF के गुणनफल के बराबर ही प्राप्त होता है। जिसमें अब दोस्तों आप कहोगे अरे ये तो मेरा तीसरा क्वेश्चन है,
आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हो गया, दी गई संख्या में क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, यानी गुणनफल संख्याओं का बराबर है तो होगा कोई से भी दो संख्याएं जो धनात्मक पूर्णांक है, यानी कोई से भी दो धन संख्या है, उनका अगर आप लासा निकालोगे और मासा निकालोगे, उनका गुणनफल कर दोगे तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के तुल्य यानी बराबर होगा। ये चीज थी। अब दोस्तों आपकी प्रश्नावली में क्या क्या बचा हुआ है वो देख लीजिए। आपकी प्रश्नावली में 3 से लेके 4, 5, 6 क्वेश्चन तक बचे हुए हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लोगे। तो आज की वीडियो का पर्पस ये था कि दोस्तों आपको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को बताया जा सके, जो कि बेहद आसान थी और आपने सीख भी ली होगी। और दोस्तों आपने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो, क्योंकि क्लास 10 की वीडियो यहाँ पे पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और आपने सब कुछ सीख लिया होगा। एक बात और बता दूं, बाय बाद में करता हूं। अगर दोस्तों कोई 3 संख्या है, जैसे a इंटू बी इंटू सी, ये कोई 3 संख्या है, अब हम अगर इनका गुणनफल करें तो हमें दोस्तों लासा इंटू मासा नहीं मिलेगा। ये क्या चीज होती है समझ नहीं पाए दोस्तों, वो मैं ये बताना चाह रहा हूं, देख लीजिए, जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी एंड जल्दी दोस्तों। वो ये है कि अगर दोस्तों मेरे पास कोई 3 संख्या है a, b, c, ये धनात्मक पूर्णांक है, अगर हम इनका गुणा कर दें तो हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ नहीं मिलेगा। ये मैंने क्या कह दिया, देखिए वो ऐसे, जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई संख्या 2, 4, 6 है, ठीक है, तो पहले हम इनका क्या निकालेंगे, एचसीएम, एलसीएम निकाल लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2 3 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, कितना आ गया 12, कितना आ गया दोस्तों 12, ये आ गया 12, 12 क्या हो गया एलसीएम। अब इनका एचसीएफ निकालो दोस्तों, 2 का भाग पहले 4 में 2, 2 दूनी 4 बता दो, अब 2 का भाग किसमें दिया जाएगा 6 में, यानी 2 3 6, इसका एचसीएफ कितना आ गया 6 एचसीएफ। अब दोस्तों ये कह रहा है a इंटू बी इंटू सी, यानी आप करोगे 2 इंटू 4 इंटू 6 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम आया 12 इंटू एचसीएफ आया 2, तो अब इनका 6 को 24 दूनी 48, और जो नॉन इक्वल है किसके 12 दूनी 24, यानी जो आपने वो रूल पढ़ा था वो ये था, अगर कोई धनात्मक पूर्णांक a, b होंगे, उनका गुणनफल करेंगे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। बट लेकिन किंतु परंतु अगर हम a इंटू बी इंटू सी करें तो वो बराबर नहीं होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के। यही बताना चाह रहा था, नहीं तो आप कहोगे वंश प्रताप यादव क्लासेस में बताया गया था किसी भी संख्या को गुणा कर देंगे तो उसका एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर मिल जाएगा, जो कि कतई गलत है। सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ये वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।